बैंगलोर में एआई इंजीनियर अतुल सुभाष अपनी जान ले लेते हैं। आज मैं सुसाइड कमिट करने जा रहा हूँ। कैसे आज कोई भी लड़की किसी भी आदमी और उसके पूरे परिवार को बर्बाद कर सकता है। लेकिन सुसाइड करने से पहले वो एक 1.5 घंटे की वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और 23 पेजेस का सुसाइड नोट लिखते हैं। उनकी ये 1.5 घंटे की वीडियो कई सवाल खड़े करती है। लेकिन आज सब लॉ सिस्टम के ऊपर और जो करप्शन हो रहा है उस पर तो बात कर रहे हैं, लेकिन कोई भी एक इंडिविजुअल इमोशन पे बात नहीं कर रहा है कि उसने 4 साल किस तरीके से सफ़र करा, किस तरीके से आज हमारी सोसाइटी और हमारी फैमिली की वैल्यूज़ ख़राब होती जा रही हैं। इंडिविजुअल मोरालिटी के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा है। ऐसे लोग समाज में इंसान कहलाने लायक नहीं रह जाते हैं और इनके लिए हम प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो करते हैं। माय लॉर्ड, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस केवल एक सभ्य और पढ़े लिखे समाज के लिए हो सकता है, जानवरों के लिए नहीं हो सकता है। और ये अतुल का केस हमें ये भी बताता है कि किस तरीके से सोशल मीडिया और कई मूवीज़ हमारे दिमाग को कितना ख़राब कर सकती हैं। हमारे फ्रेंड सर्कल और हमारे रिलेटिव्स हमारे दिमाग के ऊपर कितना असर डाल सकते हैं। किस तरीके से एक गलत शख्स आपकी पूरी ज़िंदगी, आपके पूरे परिवार को ख़त्म कर सकता है। इस कहानी की शुरुआत होती है शादी.com से। अतुल सुभाष एक लड़की से मिलते हैं जिसका नाम था निकिता सिंघानिया। 2019 में उनकी शादी.com पर मुलाकात होती है। बात आगे बढ़ती है, फिर उनकी शादी हो जाती है। शादी होने के बाद निकिता को भी ये अपने साथ बेंगलोर ले जाते हैं। वहाँ पर निकिता को ये कोडिंग सिखाते हैं, क्योंकि निकिता भी एक एजुकेटेड बैकग्राउंड से थी। बेंगलोर में उन्हें कोडिंग सिखाई जाती है। उसके बाद अतुल उन्हें एक अच्छी कंपनी के अंदर जॉब लगवा देते हैं। अभी तक सब कुछ बहुत बेहतर चल रहा होता है, दोनों की अच्छी ज़िंदगी चलती है। शादी के 1 साल बाद इनके बेटा होता है। तो जब लड़का होता है तो ये लीव ले लेती हैं अपनी जॉब से, क्योंकि लड़के की भी देखभाल करनी है। अब लड़के की देखभाल करने के लिए ये पूरा दिन घर में रहने लगती हैं। घर में रहने की वजह से दिन भर ये अपनी माँ से और अपने दोस्तों से फ़ोन पर बात करते हैं। यहाँ पर मैं जितना बोल रहा हूँ ये अतुल ने बताया, मैं अपनी तरफ से इसमें एक भी मिलाकर नहीं बोल रहा हूँ। दिन भर अपनी माँ से और अपने दोस्तों से बात करती हैं और दिन भर कोरियन रोमांटिक ड्रामा देखती हैं। तो उस ड्रामे की वजह से अब निकिता की एक्सपेक्टेशन अतुल से ये हो चुकी थी कि अतुल भी इन कोरियन हीरो की तरह दिखने लगे। जिस तरीके से एक कोरियन हीरो मूवी में दर्शाया जाता है, ठीक वैसे ही अतुल भी अपनी बॉडी कर ले। लेकिन ये क्योंकि संभव नहीं होता तो अतुल ने इनकार किया। अब धीरे धीरे ऐसे ही छोटे मोटे झगड़े इनके बीच में बढ़ने लगते हैं। तो अतुल अपने पेरेंट्स को बुला लेता है, अपने मम्मी और पापा को बेंगलोर में बुला लेता है, ताकि थोड़ी बहुत देखभाल हो जाए, क्योंकि अभी बच्चा हुआ था तो निकिता को भी प्रॉब्लम थे। तो इस वजह से उनके माता पिता वहाँ जाते हैं। लेकिन अतुल की मम्मी और पापा के आने की वजह से निकिता को बहुत प्रॉब्लम होती है। इनके बीच में और झगड़े बढ़ने लगते हैं, झगड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तभी निकिता के भाई को 3 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ती है। उनकी एक कपड़ों की शॉप थी, तो उनसे कहता है कि हम विंटर का जो माल होता है, कपड़े होते हैं, उसे अभी भर लेंगे कम दामों में, और जब विंटर आएगा तो उसे मुनाफे में बेचेंगे। तो उसके लिए फिर इसकी वाइफ प्रेशराइज करती है अतुल को, तो अतुल को 3 लाख रुपए देने पड़ते हैं। फिर टाइम थोड़ा आगे बीतता है, ये रुपए वापस मांगते हैं तो इन्हें रुपए नहीं दिए जाते हैं। फिर समय और बीतता है, फिर इनसे और डिमांड रुपए की करी जाती है कि आप हमें 15 लाख रुपए और दो। 15 लाख रुपए ये इसलिए चाहते थे। बाद में अतुल को पता लगता है कि इन्हें अपना पुराना घर अच्छा नहीं लगता था। ये जौनपुर में एक पोर्स एरिया में अपना घर लेना चाहते थे, जिसके लिए इन्हें रुपए की ज़रूरत थी, और सारे रुपए ये अतुल से ले रहे थे। अतुल इन्हें धीरे धीरे करके 15 से 16 लाख रुपए दे चुका था। और भी जब इन्हें रुपए की डिमांड बढ़ रही थी, अतुल जब रुपए वापस मांगता है, उसके बावजूद ये अतुल से 50 लाख रुपए की डिमांड करते हैं, लेकिन अतुल मना कर देते हैं। अब निकिता और अतुल के बीच में और टकरार बढ़ने लगती है, और तभी निकिता की माँ और भाई को कोरोना हो जाता है। उनके ट्रीटमेंट के लिए निकिता उन्हें बेंगलोर बुला लेती है। अतुल उन्हें एक होटल में शिफ्ट करवाता है। वहाँ पर उनका इलाज जो चलना होता है वो चलता है। उसके बाद इनमें इतनी लड़ाइयाँ बढ़ने लगती हैं, जिसकी वजह से जो निकिता थी वो अपने बच्चे को लेकर अपने मम्मी और भाई के साथ जौनपुर चली जाती है। अब जब ये जौनपुर चले जाते हैं और फिर अतुल अपने रुपए मांगना शुरू करता है, तो इसे ब्लैकमेल किया जाता है। इसके परिवार वालों को धमकी दी जाती है, कॉल करके गाली दी जाती है निकिता की फैमिली की तरफ से। और जो इनके अतुल के परिवार वाले थे, जो भी रिलेटिव थे, उनके यहाँ पर ये लोग कॉल करके अतुल की फैमिली के बारे में अफवाहें फैलाने लगते हैं, जिससे कि पूरे खानदान में अतुल की बदनामी हो। ऐसे केसेस जब बढ़ने लगते हैं, फिर एक टाइम और आता है, अतुल ये भी स्वीकार कर लेता है कि चलो मैं अपनी गलती मानता हूँ, मैं आपके यहाँ पे आके आपके सब लोगों से माफ़ी मांग लूँगा, बस निकिता और बच्चे वापस आ जाएं।
लेकिन उसके लिए भी ये लोग राजी नहीं होते हैं। और जब अतुल दोबारा पैसों की डिमांड करता है तो निकिता के घर वाले उसके ऊपर झूठे केस लगवा देते हैं। एक इंसान के ऊपर 9 केसेस लगवाते हैं। अतुल के बूढ़े माँ बाप और उसके भाई के ऊपर भी केस लगवाए जाते हैं। 9 फर्जी केस लगवाए जाते हैं, जैसे कि अननेचुरल सेक्स, दहेज एक्ट और घरेलू हिंसा। ऐसे गंभीर आरोप इनके ऊपर लगवाए जाते हैं। और आरोप ये भी लगाया जाता है कि निकिता के फादर की जो मौत हुई थी वो अतुल ने करवाई थी। और जबकि बाद में इन 9 आरोपों में से 3-4 झूठे साबित होते हैं, जिसकी वजह से निकिता उन आरोपों को वापस ले लेती है। जरा देखिए किस तरीके से हमारे लॉ के साथ खेला जाता है कि आप चाहो किसी के ऊपर झूठे आरोप लगवाओ, उसका रुपए खर्च हो आने जाने में, एक वकील हायर करने में, उसका टाइम वेस्ट हो, उसे परेशानी हो, लेकिन जब आपका सिद्ध नहीं हो केस तो आप उसे वापस ले लो और इसके लिए आपके ऊपर कोई सजा भी नहीं होगी। फॉल्स केस लगाने के बाद भी, और उसे साबित भी हो जाता है कि ये केस आप फॉल्स क्लेम कर रहे हो, उसके बाद भी आपको कोई भी सजा नहीं होगी। क्या हमारा लॉ सिस्टम ये मजाक बना करके रख दिया इसका। अब बाद में साबित होता है कि इनके फादर की बहुत तबीयत खराब रहती थी, इलाज कई सालों से चल रहा था, जिसकी वजह से इनकी मौत हुई थी। ये खुद निकिता स्वीकार करते हैं, लेकिन फॉल्स केस होने के बावजूद उसका कुछ नहीं होता। बाकी के केस अतुल और उसके घर वालों के ऊपर चलते रहते हैं। अब ये केस चल रहा था प्रिंसिपल फैमिली कोर्ट जौनपुर, और इस केस की जो जज थी वो थी रीटा कौशिक। इनका नाम बड़ा याद रखने के काबिल है, रीटा कौशिक। यहाँ से भ्रष्टाचार की कहानी शुरू होती है। 2 से 3 सालों में 120 तारीखें दे दी गई। ये हमारे सिस्टम की रियलिटी है कि 120 तारीखें दी गई। अगला बंदा बेंगलोर से आता है जौनपुर, 2 दिन का उसे टाइम चाहिए, आने जाने का एक्सपेंस अलग, वकील का एक्सपेंस अलग, कितना खर्चा। और उससे फिर एलिमनी की डिमांड करी जाती है, पहले 1 करोड़ रुपए और बाद में एलिमनी बढ़ाकर 3 करोड़ रुपए कर दी जाती है। और जब वो कहता है कि मेरे पास 3 करोड़ नहीं है, मैं कहाँ से दूंगा, तो रीटा कौशिक जज साहिबा कहती हैं कि तुम्हारे पास होंगे तभी तो मांगे हैं। जब एक बार अतुल कोर्ट में कहता है कि मैडम आप भी जानती हैं कि एनसीआरबी का डाटा बताता है इन फॉल्स केसेस की वजह से हर साल कितने ही मर्द आत्महत्या कर लेते हैं, तो उनकी पत्नी बोलती है तो तुम कर क्यों नहीं लेते हो, और इस पे जज साहिबा हंस रही होती हैं। और जब अतुल अगली तारीख पर जाता है तब उससे उसकी सासू माँ पूछती हैं क्यों तुमने आत्महत्या नहीं करी, तब वो कहता है कि अगर कर ली होती तो आपकी पार्टी कैसे चलती। तो उस पर निकिता जवाब देती है कि तब भी चल रही होती, तुम्हारे मरने के बाद पत्नी होने के नाते तुम्हारी जायदाद मेरे पास आती, कुछ सालों बाद तुम्हारे माँ बाप भी मर जाते, उनकी संपत्ति भी बहू होने के नाते मेरे पास आती। इंसान कितना नीच हो सकता है आप इस लड़की से देख सकते हो। और ये जो जज साहिबा रीटा कौशिक हैं, ये अतुल से पहले 3 लाख रुपए की डिमांड करती हैं। कोर्ट केसेस में एक पेशकार होता है, चपरासी समझ सकते हो, जो कि आपकी फाइल लगाता है, फाइल हटाता है। यहाँ पे पेशकार का नाम है माधव। माधव 3 लाख रुपए की डिमांड करता है। अतुल को लगते हैं कि ये पेशकार बीच में रुपए खाने के चक्कर में है, तो वो मना कर देता है कि हम एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, हमारे पास सारे तथ्य हैं, तो हम रुपए क्यों दें, हम तो वैसे ही जीत जाएंगे, क्योंकि उसका संविधान के ऊपर विश्वास था। कुछ दिनों बाद कोर्ट के अंदर रीटा कौशिक निकिता को और उनकी जो पार्टी थी उसे बाहर भेज देते हैं। अतुल से कहते हैं कि तुम मुझे 5 लाख रुपए दो, मैं तुम्हारा सेटलमेंट कम दाम में करा दूंगी, लेकिन अतुल इसके लिए मना कर देता है। तो अब कोर्ट के अंदर अतुल के साथ 11 व्यवहार किया जाता है। जौनपुर जैसे इलाके में 2 साल के बच्चे के लिए मेंटेनेंस चार्ज 40,000 रुपये महीना मांगा जाता है और पत्नी का 40,000 अलग, 80,000 रुपये जौनपुर जैसे इलाके में मेंटेनेंस मांगा जाता है। जो बंदा अगला कमा रहा है वो किस तरीके से अब इन सारी चीज़ों को हैंडल करेगा। जब आप अतुल का नोट पढ़ोगे जो उसने अपने बेटे के लिए लिखा है, आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो, वो लिखता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मैं अपने फादर के लिए तुम जैसे 100 लड़के कुर्बान कर दूँगा और तुम्हारे लिए मैं अपने जैसे हज़ारों कुर्बान कर दूँगा। उसे ये लगता है, उसे पता चल जाता है कि बच्चों को ऐसे केसेस में टूल की तरह यूज़ करा जाता है, फादर को मिलने नहीं दिया जाता। ऐसे कितने केस आते हैं कि बच्चों को दूर रख के फिर फादर से एलिमनी मांगी जाती है, और इसे हम एलिमनी भी नहीं कह सकते, इसे एक्सटॉर्शन बोलेंगे, जिसमें कि जज भी शामिल होता है। और इन्हीं सबके बाद आत्महत्या करता है, लेकिन उससे पहले वो एक डिमांड रखता है। मरने से पहले भी उसकी ये डिमांड थी कि किस तरीके से वो अपने परिवार को और अपने आप को बेगुनाह साबित करे और उसी के साथ संविधान की भी रक्षा करे। वो कहता है कि अगर मुझे न्याय ना मिले तो मेरी अस्थियों को कोर्ट के गटर के बाहर बहा देना, और मेरी अस्थियां तब तक विसर्जित ना की जाएं जब तक मुझे न्याय नहीं मिल जाता। मतलब कि मरते मरते भी बंदा संविधान के लिए लड़ रहा था। देखो, अगर कोई मरने जा रहा है तो वो दूसरे को मार के भी मर सकता है, लेकिन उसे पता था कि ऐसे केसेस बहुत आते हैं, अगर मर रहे हैं तो कुछ क्रांति करके मरते हैं।
और अगर 2 दिन सोशल मीडिया में आज हल्ला कर भी लोगे, कल को शांत बैठ जाओगे तो कल को ये तुम्हारे साथ भी होगा। आज ये एक धंधा बना लिया गया है कि शादी करो, डिवोर्स दे दो, आधी प्रॉपर्टी लेके निकल लो। यहाँ पर जो इमोशनल बॉन्ड होते हैं उनकी कोई कदर नहीं करी जा रही है। मेल को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी सरकार के पास कोई भी नियम कायदे नहीं है। जब इतने ज़्यादा केस आ रहे हैं आपके पास, तो मेल को भी आप सुरक्षा प्रोवाइड कराओ इन झूठे केसेस से, कि अगर कोई ऐसे केस फॉल्स क्लेम करता है तो उसे आजीवन कारावास दो। इतनी इनके ऊपर सजा लगा दो कि इनके पूरे खानदान मिट जाए, तब ऐसे केसेस बंद होंगे। और मैं ये भी नहीं कहता कि ये नियम गलत है, क्योंकि आज भी हमारे देश में हजारों औरतों के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस होता है, दहेज के लिए मारपीट होती है, ये मैंने खुद देखे हैं। तो ये नियम ज़रूरी हैं, लेकिन अगर दूसरी तरफ प्रॉब्लम है तो हमें एक मैन के पर्सपेक्टिव से भी सोचना पड़ेगा। मुझे समझ नहीं आता कि जब भी हमारे हुक्मरान कोई भी नियम बनाते हैं तो कौन सा गांजा फूकते हैं। केवल एक तरफ आप देखते हो, दूसरी तरफ आपके उसके कॉन्सिक्वेंसेस नज़र नहीं आते। और अब जब ऐसे केस आ रहे तो हुजूर, आपने कानून की देवी की आंखों से पट्टी हटा दी है, तो कृपया करके अब जो ये अंधा नियम है इसकी भी रोशनी से वापस कर दी जाए। मर्द भी उतने ज़रूरी हैं जितने औरतें ज़रूरी हैं, हमें दोनों के लिए बात करनी चाहिए। अब यहाँ पर जो नियम आते हैं ये अगर फिजिकल कोई भी प्रॉब्लम होती है उससे रिलेटेड है, लेकिन एक बंदे को अगर इमोशनली तौर पर टॉर्चर करा जाता है, इमोशनल टॉर्चर फिजिकल टॉर्चर से कई गुना ज़्यादा घातक होता है। उसकी वजह से इंसान डिप्रेशन में चला जाता है, उसकी वजह से वो दूसरे की जान ले भी सकता है, अपनी जान दे भी सकता है। तो हम इमोशनल डैमेज को क्राइम की श्रेणी में क्यों नहीं रखते हैं, जबकि ये कितना ज़्यादा घातक हो सकता है। और ऐसे जो वुमेन्स केस लगाते हैं, ज़्यादातर रेप का या फिर डाउरी एक्ट जो लगाए जाते हैं, इनका यूज़ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। कि एक तो वहाँ पे वुमेन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, किसी और के साथ संबंध में है, और जब उसका पति उसे रोकने की कोशिश करता है तो उस पर और उसके घर वालों पे उल्टा केस लगा दिया जाता है। आज हमारी सोसाइटी किस ओर जा रही है? हम एक इक्वल सोसाइटी बनाने की चाह में थे, हम एक इक्वल सोसाइटी बनाना चाहते थे, लेकिन ऐसे लॉ और ऐसे एक्ट सोसाइटी को किस दिशा में लेकर के जा रहे हैं। मुझे दिक्कत नहीं है इनसे, जैसे कि मैंने पहले भी बोला, लेकिन आपको अब मैन के पर्सपेक्टिव से भी सोचना ज़रूरी है। अब जरा सोशल मीडिया की और मूवीज़ की बात करते हैं। जैसे कि यहाँ पर निकिता के ड्रामा देख रही थी, तो उसकी अब एक्सपेक्टेशन ऐसी होने लगी कि ये भी वैसा हो जाए। जरा सोचिए, वो तो पढ़ी लिखी थी, अच्छी सिटी में थी, गांव में बैठा हुआ गंवार आदमी जब उसके पास पॉन का एक्सेस होता है, तो वो जब अपने आसपास आती जाती लड़कियों को देखता है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर रेप करने की एबिलिटी नहीं आ जाती है। ये भी हमें सोचने की ज़रूरत है कि कहीं पर तो इन पर हमें रिस्ट्रिक्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी। पर्सनल फ्रीडम के नाम पर हम अब समाज को यूं ही नहीं छोड़ सकते हैं। एक सभ्य समाज को छोड़ा जा सकता है, लेकिन असभ्य समाज को पहले सभ्य बनाओ, तब वहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस और फंडामेंटल राइट की बात करो। और इसे 120 तारीखें दी जाती हैं, उन तारीखों में कुछ नहीं होता। कभी जज एब्सेंट हो जाता है, कभी कोई मर जाता है, या कभी सामने वाली पार्टी अटेंड नहीं करती है, और ऐसे तारीखें बर्बाद जाती रहती हैं। अब जो एक संविधान को फॉलो करने वाला है, जो नियम कायदे फॉलो करने वाला है, उसके लिए ये नियम कितने ज़्यादा रिगिड होते जा रहे हैं। अगर उसे जस्टिस चाहिए तो जस्टिस आपने इतना ज़्यादा रिगिड कर दिया कि आम आदमी उस प्रोसीजर को फॉलो नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से वो जस्टिस जाए भाड़ में, वो अपना काम करेगा, और इसकी वजह से ना जाने कितने और क्राइम बढ़ सकते हैं। ये तो पढ़े लिखे लोग थे जिन्होंने समझा कि चलो अभी भी हम न्याय की लड़ाई लड़ेंगे, भले ही अपनी जान ले लें, लेकिन समाज को एक नई दिशा देंगे। कोई अनपढ़ जाहिल होता तो इनके पूरे खानदान को निपटा दिया होता। तो ये सरकार को सोचने की ज़रूरत है कि अगर आपको क्राइम कम करने हैं, अब हमें ज़रूरत है कि हम शुरू से शुरू करें। बहुत हो चुका, कम से कम अब तो न्याय की देवी की आंखों से पट्टी हट चुकी है, तो अब हम अपने नियम कायदे भी रोशन कर लें।